इस बेसिक स्टेप को परफॉर्म करिए जहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप हो। अगर आपने आज पैरा जंबल्स किया है, अगले दिन आप एनालिसिस करना चाहते हो तो थर्ड डे पैरा कंप्लीशन पिक कर लो, फिर 2 दिन पैरा कंप्लीशन करके फिर ऑड वन आउट पिक कर लो। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्टरनेट अमंग दीज 4 टॉपिक्स। 60% प्रैक्टिस, 40% एनालिसिस। ये जो आपने एरर लॉग मेंटेन कर रखी है उस पर फोकस करिए, सेक्शनल्स देते रहिए ताकि अब टेस्ट देने के आप आदी हो जाए, यू बिकम यूज टू इट, आपके कंडीशनिंग हो जाए कि टेस्ट फिर भारी ना लगे। अब पैसेज की हवा नहीं लग रही, पैसेज आपका कंफर्ट एरिया का नहीं आया, उसके क्वेश्चंस आसान हो सकते हैं, पर जब पैसेज की टूटी फूटी अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। हाई माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो अब कैट को बचे हैं केवल 150 दिन एंड दैट्स द टाइम वेयर वी हैव टू गिव our 100% to ace the VARC section. So what should be the strategies? How should you utilize your days? What is that perfect idea to analyze the mocks? What should be the daily targets? How should you see your progress happening? Everything we are going to discuss in this particular video. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो एंड में मैं आपको जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैं जो 40 मिनट्स एग्जाम में मिल रहे हैं उसका कैसे स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन करूं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। तो हम सबसे पहले सेशन को बिगिन करते हैं। यू नो मी, आई हैव 15 years of experience in training students for various competitive exams, ऑथर, मेंटर एंड कंटेंट क्रिएटर। चलिए, तो अब जब हम VARC प्रेपरेशन की बात करते हैं तो हम 5 फेज रोड मैप में अपनी प्रेपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हमारा पहला फेज है विच वुड बी डे 1 to 30, आवर आइडिया विल बी टू बिल्ड फंडामेंटल्स एंड स्टैमिना। देखिए, स्टैमिना बिल्डिंग बहुत क्रूशल है। अभी जैसे कुछ बैचेस अभी शुरू हुए हैं तो बच्चों का एक कॉमन डाउट आता है कि मैम हमसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा 10 मिनट के ऊपर, हमारे को तो बहुत ओवरवेलमिंग लगता है जब हम रीडिंग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी आपको टेम्परामेंट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेज 1 to 30 फंडामेंटल्स और स्टैमिना बिल्डिंग के लिए है, जिसमें आप 1 to 30 डेज, इनिशियल 30 दिन सिर्फ इस बेसिक स्टेप को परफॉर्म करिए जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप हो। कैसे करना है मैं अभी डिटेल में समझाती हूँ। द सेकेंड फेज ऑफ आवर प्रेपरेशन वुड बी टारगेटिंग एक्यूरेसी एंड स्कोरिंग। सो हाउ डू यू स्टार्ट गेटिंग द राइट आंसर्स। देन द थर्ड फेज वुड बी सिमुलेशन एंड सिलेक्शन। सो यू हैव टू ऑल्सो सिलेक्ट द राइट क्वेश्चंस, नो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, लेट्स लीव दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट टू फेज 3। फेज 4 विल बी फॉर द परसेंटाइल पुश। तो डे 111 से 135 तक हमारा गोल रहेगा कि जितना हम मैक्सिमम अपनी परसेंटाइल को आगे बढ़ा सके, दैट्स इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट के फ्यू डेज रहते हैं वो एग्जाम एग्जीक्यूशन के लिए रहते हैं कि हम थोड़े दिन पहले अपने आप को मेंटली रेडी कर सके फॉर द डी डे, राइट, फॉर द फाइनल बैटल। तो इसमें देखिए जो आपका वीकली कमिटमेंट है वो 16 से 18 घंटे का रहना चाहिए क्योंकि समय कम है अब हमारे पास, राइट। तो अब आप अपनी प्रेपरेशन को पुश करिए। अब इट इज नॉट टाइम कि हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं। अब वी हैव टू रियली स्पीड अप एंड फॉर दैट वी नीड टू इन्वेस्ट मोर टाइम। तो पेस आपका वीकडेज का लगभग 2 से 2.5 घंटा रहना चाहिए। वीकेंड पे और स्ट्रेच करिए, 3 से 4 घंटे की फाइट मारिए। और जो आपका डेली एनर्जी स्प्लिट है दैट शुड बी 60% टू आरसीज। आरसीज आर क्रूशल। देखिए, बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किए आप कैट का परसेंटाइल नहीं अचीव कर पाएंगे। इस आइडिया को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बढ़िया और जल्दी आपकी नैया पार हो जाएगी, राइट। 25% फॉर वर्बल एबिलिटी एंड 15% टाइम शुड बी गिवन फॉर एनालिसिस। एनालिसिस वाला आइडिया आप बच्चों का कमजोर रह जाता है। हम बार बार कोशिश करते हैं आपके दिमाग में ये बात बिठाने की कि बिना एनालिसिस के आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको पूर्णता नहीं देंगे, राइट। सो योर रिजल्ट्स विल नॉट बी एज इफेक्टिव, एज पावरफुल एज यू विश those should be if you bypass the analysis step, right। तो फिर क्या करें, फेज 1 में जो हम फाउंडेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले एक्टिव रीडिंग करनी है। ये अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको हर क्लास में समझाती हूँ कि 45 मिनट जनरल रीडिंग करिए। आप फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इसको टारगेट करिए। जो भी आपकी दुखती रग है उसको ज़्यादा रीड करिए ताकि आपका मेंटली जो फियर बैठा हुआ है ना कि देख के जो घबराहट होती है वो ओवरकम हो जाए। तो यू शुड टारगेट 2 लॉन्ग आर्टिकल्स पर डे। 2 नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 1 तो
तो करिए और फिर उसकी एक छोटी समरी क्रिएट करिए। ये मैं हर बार आपको इसलिए बोलती हूँ, आपने देखा भी होगा कि क्लास में भी कोई पैसेज सॉल्व होता है तो हम उस पैसेज का पहले मेन आइडिया, समरी, प्राइमरी पर्पस, टोन, वोकैबुलरी, ये सब डिस्कस करते हैं। अब तो स्ट्रक्चर भी शुरू कर दिया ताकि आपको पैसेज पकड़ में आने शुरू हो, आपको ऑथर की रीजनिंग कैसे करता है ऑथर वो आइडिया डेवलप होना शुरू हो। तो ये समरी करने से क्या होता है ना कि आपको पैसेज कंट्रोल में आने लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ये मैं पकड़ पा रहा हूँ, मैं पकड़ पा रही हूँ। और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अपनी VARC की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आरसी के बेसिक्स अब आपको सेशंस अगर आपके हो गए हैं तो हमारी जो इनिशियल फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज होती हैं कि मैपिंग कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को कैसे ध्यान से समझना है, एलिमिनेशन कैसे होगा, वो सब आपको जानना जरूरी है। तो वही जो मैं आपको कह रही हूँ, टॉपिक मैप करिए, सेंट्रल आइडिया, टोन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, व्हाई द चॉइसेस आर गोइंग रॉन्ग। तो लगभग लगभग 45 मिनट 2 आरसी करिए, राइट। पहले मैं 1 से 2 आरसी सजेस्ट करती थी, अब समय कम है तो 2 आरसी जरूर करिए, राइट। उसके बाद जो VA बेसिक्स हैं आप ऑल्टरनेट कर सकते हो बिटवीन योर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरा समरी, पैरा जंबल्स, para completion also, right? So that you can do it, but ensure कि आप सारे कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दें। स्ट्रैटेजिकली यू शुड बी साउंड एंड यू शुड टारगेट 10 क्वेश्चंस पर डे। तो अगर आपने आज पैरा जंबल्स किया है, अगले दिन आप एनालिसिस करना चाहते हो तो थर्ड डे पैरा कंप्लीशन पिक कर लो, फिर 2 दिन पैरा कंप्लीशन करके फिर ऑड वन आउट पिक कर लो। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्टरनेट among these 4 topics and you should be able to complete these questions in 30 minutes. So हर दिन आप 30 मिनट दोगे, अगर 10 सवाल नहीं हो तो 7 सवाल कर लो, बट 30 मिनट आप वर्बल एबिलिटी को दो। और वोकैबुलरी, ये देखिए वोकैबुलरी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको वर्ड्स बहुत नए लग रहे हैं, हर पैसेज में आपको हर लाइन में 4 वर्ड समझ में नहीं आ रहे, तो एक ना मेंटल फियर हमारे दिमाग में रहता है और वो हमें हॉन्ट करता है। फिर हमें लगता है यार वर्ड तो आ नहीं रहे, पैसेज कैसे समझ में आएगा। तो वर्ड पावर मेड इजी, जो मैं आपको बार बार रेकमेंड करती हूँ, वीडियो भी हमने क्रिएट कर रखी है बुक को कैसे पढ़ना है। तो लगभग अगर आप 15 मिनट वोकैबुलरी बिल्डिंग को देते हैं, ये जब आप रिलैक्स करना चाहें तब कर लीजिए, पर उससे आपका थोड़ा सा जब वर्ड फॉर्मुलैरिटी बिल्ड होती है ना तो आरसी करने में अंदर से मजबूती आती है। तो ये आपका बेसिकली पहला फेज है जिसमें आपको 1 to 30 डेज, तो जिस भी दिन से आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब आज से ही कर लीजिए, शुभ से शीघ्रम, 1 to 30 इनिशियल 30 डेज यही काम करिए आप, राइट। अब जो हमारा सेकेंड फेज ऑफ प्रिपरेशन आता है जिसमें डे 31 to 75 हम डाल रहे हैं, दैट इज टू गेट एक्यूरेसी। तो यहाँ पर अब आपका डेली लोड शुड बी 3 पैसेजेस, उसी टाइम में आप 3 कर पाएंगे क्योंकि अगर आपने 30 दिन अग्रेसिव मेहनत करी है तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अब यहाँ पे मेन आइडिया, इन्फ्रेंस, टोन पे फोकस होना चाहिए आपका। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहती हूँ, तो मैंडेटरी एरर लॉग, मैंडेटरी शब्द पकड़िए, असेंशियल है ये। तो एरर टाइप क्या है कि भाई मैंने मिसरीड किया, या मैं ट्रैप में फंस गई, या मेरा इन्फ्रेंस इनकरेक्ट था। अब रीजन क्या था कि मैं क्या रश्ड थी, आई वॉज इन अ हरी टू मार्क द आंसर, या फिर एक्सट्रीम लैंग्वेज नहीं पकड़ पाई मैं, या इन्फ्रेंस सॉल्व करते वक्त मैंने आउटसाइड इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर लिया। तो ये आपको मैंडेटरी एरर लॉग रखना है, और ये हवा में नहीं करना, एक्सेल शीट पे या पेंसिल पेपर रजिस्टर पे करना है। अगर आप हवाबाजी करेंगे ना तो गलतियां नहीं पकड़ पाएंगे आप, राइट। तो हमारा गोल होना चाहिए 80% हम एक्यूरेसी अब अचीव करने लग जाएं। सो योर VA टारगेट शुड बी 40 मिनट्स, पैरा समरी इंटू 4, पैरा जंबल्स इंटू 4, ऑड वन आउट इंटू 3, मतलब 3-3 4-4 सवाल अब मिक्स बैग में करने लग जाइए ताकि दिमाग को एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच करने में काबिल बन जाए। माइंड शुड बी रेडी ना। आप अगर आप 10 पैरा जंबल्स करोगे तो फिर 9वें 10वें क्वेश्चन तक माइंड को आ गया पैरा जंबल्स को हैंडल करना। पैरा जंबल के बाद पैरा समरी, फिर पैरा कंप्लीशन, फिर ऑड वन आउट। तो दिमाग को वो टैक्टिकली क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे स्विच करना आना चाहिए, राइट। सो ऑल्टरनेट डेज पे आप 40 मिनट सेक्शनल प्रैक्टिस शुरू करिए। तो अब सेकेंड फेज में आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे इन अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, राइट। अगर आप पहले ही फेज में कर लेंगे अपने आप को एक्सपोज इन अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, तो अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं, रीडिंग आपकी मजबूत है नहीं, उसमें आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उससे फिर डर बैठता है, राइट। उससे मेंटली आप इंटिमिडेट होते हो, वो ऐड नहीं करता कोई वैल्यू, रादर आपकी एग्जिस्टिंग प्रेपरेशन को अननेसेसरीली ब्रेक लग जाता है या आपका कॉन्फिडेंस खो जाता है। सो स्टिक टू द प्लान। फेज 2 शुड बी टू डेवलप एक्यूरेसी।
नाउ जो हमारा फेज 3 है दैट इज फ्रॉम डे 76 टू 110, दिस शुड बी सिमुलेशन एंड सिलेक्शन। तो अब कैसे सिलेक्ट करना है, व्हाट शुड बी द अप्रोच, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो यू हैव टू हैव अ 2 मिनट सिलेक्शन प्रोटोकॉल, राइट। तो आपको पेपर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन बिगिन करने से पहले, सॉल्विंग से पहले 2 मिनट देने हैं। और अब जब पैसेज देख रहे हैं तो उसमें देखिए इवैल्यूएट रीडेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। हम क्या करते हैं, हम रीडेबिलिटी को इवैल्यूएट नहीं करते। रीडेबिलिटी मतलब पैसेज पढ़ने में आप कितना कंफर्ट लेवल फील कर रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन डेंसिटी, क्या कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े हैं, मैम नहीं कर पाते, मेंटली डर लगता है, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर पैसेज को सिलेक्ट करूंगी जो पैसेज पढ़ने में भारी है, पढ़ने में ईजी। आपने पैसेज पढ़ा हिस्ट्री का, आपको लगा यार हिस्ट्री तो मेरी बहुत सॉलिड है, मैं आराम से इस पैसेज को डील कर लूंगी, तो आपको पैसेज सिलेक्शन आसान हो गया। आपको लगता है यार मेरा तो बैकग्राउंड ही साइंस का नहीं है, ये क्या बायोलॉजी बेस्ड पैसेज आ गया, मेरे बस की नहीं हो रही। तो इस तरीके से द आइडिया शुड बी क्वेश्चंस को देखना, किस तरीके का पैसेज है, किस टॉपिक पे बेस्ड पैसेज है, वो आपको एक बार चेक करना है। टॉपिक फेमिलैरिटी, जैसा मैंने कहा, ये बहुत असेंशियल है। तो ये आपको देखना है कि आपको कहाँ अटेम्प्ट करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजिंग लग रहे हैं आपको, या पैसेज की ओपनिंग लाइंस बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं, आपको रीजनिंग ही नहीं डेवलप हो रही, आपको हवा ही नहीं लग रही क्या बात हो रही है, कौन से क्वेश्चंस को आपको पास करना है। तो ये अब फेज 3 में आप थोड़ा सोच के पैसेज सिलेक्शन पे काम करिए। यूजुअली जहाँ पे पैसेज की भाषा मुश्किल होती है, क्वेश्चंस थोड़े आसान दिखते हैं, और जहाँ पे पैसेज की भाषा आसान होती है, क्वेश्चंस को वो थोड़ा ट्रिक कर जाते हैं। पर अगर आप रेगुलरली, जितने मैंने आपको आरसीज कहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन फ्रेंडलीनेस बिल्ड हो जाती है। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे कि मैम हम कौन सा आरसी करें, तो मैं रेकमेंड करूंगी जो आरसी पढ़ने में आपको आसान लग रहा है, जिसमें पैसेज में पकड़ बन रही है, वो क्वेश्चंस आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, राइट। अब पैसेज की हवा नहीं लग रही, पैसेज आपका कंफर्ट एरिया का नहीं आया, उसके क्वेश्चंस आसान हो सकते हैं, पर जब पैसेज की टूटी फूटी अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो आपका वीकेंड का आइडिया है ना, वो आपको सैटरडे को 2 सेक्शनल मॉक्स देना, और संडे आपको एक पूरा दिन सिर्फ एनालिसिस के लिए दिया है, अटेम्प्ट्स वर्सेस एक्यूरेसी। भाई अगर मैंने सपोज करिए 16 सवाल अटेम्प्ट करे और 16 में से मेरे 8 सही हो रहे हैं, राइट, और अगले दिन मैंने 12 सवाल अटेम्प्ट करे और उसमें से मैंने 11 सही कर दिया, तो मुझे ये भी देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हैं और एक्यूरेसी कम आ रही है, राइट। फिर तो कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में आप मार्क्स लूज कराओगे। सो यू शुड फोकस on accuracy rather than just maximizing your number of attempts. So attempts maximize करना important है। 12 से 16 सवाल आप बीए में करके आ जाते हो, आपकी 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो, राइट। तो वो कंडीशन है यहाँ पर। जो आपकी वीकली बेसलाइन होगी वो 2 आरसीज प्लस एक वीए का ड्रिल, जिसमें आप 10 सवाल बना लीजिए, वो अपने हिसाब से उसको ड्रिल को क्रिएट करते जाइए। किसी दिन आपने 5 पैरा जंबल्स कर लिए, 2 पैरा कंप्लीशन कर लिया, एक ऑड वन आउट कर लिया, 2 पैरा समरी कर ली, एक दिन 5 पैरा समरी कर ली, बाकी 3 कैटेगरीज के 2-2 एक-एक सवाल उठा लिया। तो वो आप ड्रिल अपने हिसाब से बनाते जाओ। पर अगर आप 2 आरसी और 1 वीए की ड्रिल कर रहे हो तो यू आर मेकिंग योरसेल्फ एब्सोल्युटली रेडी फॉर द एग्जाम। Now the final phase of preparation, before the final phase of preparation जो हमारा phase 4 है, फ्रॉम डे 111 टू 135, ये आपका बेसिकली परसेंटाइल पुश है। तो यहाँ पे आपको मॉक्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देना है, गो टू एटलीस्ट 3 फुल मॉक्स, राइट। और आपका जो टारगेट होना चाहिए रॉ स्कोर का, वो 30 से 35 होना चाहिए। अब इस केस में जो आपका डेली टारगेट रहेगा, एक डिफिकल्ट आरसी प्लस 15 बीए क्वेश्चंस, क्योंकि आप पैरेलली अब टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में घुस चुके हो, बस आपको एक टेम्परामेंट और रूटीन मेंटेन करके रखना है, इसलिए आपको बहुत रियलिस्टिक डुएबल सा टारगेट दिया है ना। जो आपका मॉक रिव्यू का फॉर्मूला है वो एक बार यहाँ पर जरूर देखिए आप, राइट, कि आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक्स हुई, क्या हम स्लो रीडिंग की वजह से फंसे, या ट्रैप्स थे, या फिर कई बार आपने ए और बी के बीच में कंफ्यूजन था, आपने बी मार्क कर दिया, बी सही हो गया, राइट। ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं, है ना। आप फंसे तो थे बट आपका किसी तरीके से लक फेवर कर गया, तो वो क्वेश्चन भी रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो अभी
क्लैरिटी आई नहीं है आपको कि ए और बी में क्या एग्जैक्ट रीजनिंग थी जिसकी वजह से बी सही था ए गलत था, तो ये आपको एनालाइज करना है, राइट। सो टेक लुक एट द क्वेश्चंस अगेन, टेक ग्लांस एट द मॉक अगेन, कि क्या कोई ऐसा पैसेज था जो आप सिलेक्ट करते तो गेम पलट जाता, या आपका एक हार्ड सेट सिलेक्ट हो गया जिसकी वजह से आप उतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाए, कोई ऐसा सवाल जो अननेसेसरीली समय खा गया, उसकी बजाय मैं 3 और क्वेश्चंस कर सकती थी, कर सकता था, राइट। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको डिकोड करना नहीं समझ में आया तो मैं उसका सिंप्लीफिकेशन सीख लूं, जहाँ पे सॉल्यूशंस गिवन है वहां से एक बार ऑब्जर्व कर लूं कि गैप कहाँ पर आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर इनसे आपका स्कोर बहुत बड़ा पुश ले लेता है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अब जो हमारा 5th फेज ऑफ प्रिपरेशन होगा, अब इसमें कोई नया मटेरियल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो फिर 60% प्रैक्टिस, 40% एनालिसिस, ये जो आपने एरर लॉग मेंटेन कर रखी है उस पर फोकस करिए, सेक्शनल्स देते रहिए ताकि अब टेस्ट देने के आप आदी हो जाए, नहीं बिकम यूज टू इट, आपके कंडीशनिंग हो जाए कि टेस्ट फिर भारी ना लगे, राइट। तो ये पीक परफॉर्मेंस का टाइम है जहाँ पे आप एक सेक्शनल टेस्ट क्यूरेट करके देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, एनालिसिस पे जोर रखिए और मेंटली बहुत काम रहिए, राइट। अब आप यहाँ सोचेंगे कि लास्ट के अब 15 दिन पड़े हैं तो मैं पैरा जंबल्स को डिकोड करना सीख जाऊंगा, नहीं सीख पाते, मुश्किल काम है, तो अननेसेसरीली अपने आप को पुश भी मत करिए। और क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, तो अगर आप रिगरस रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करेगा, राइट। अब जो मैं आपको एग्जाम डे स्ट्रैटेजी बता रही थी, या जो आप मॉक्स में भी अप्लाई करके देखिएगा, सेक्शनल में भी, कि आपका जो 40 मिनट स्प्लिट है वो आपको कैसे करना है। तो जो इनिशियल 24 मिनट होते हैं वो आरसी फोकस करके रखना है, राइट। तो आप 2 मिनट अगर सिलेक्शन का दे रहे हैं तो आप देख लीजिए लगभग लगभग आपके पास 22 मिनट है, तो 10 से 11 मिनट आपको एक आरसी को सॉल्व करने के लिए देना है, राइट। फिर उसके बाद जो 24 से 35 मिनट है उसमें वीए एग्जीक्यूशन करना, और लास्ट के 5 मिनट जो आपने क्वेश्चन रिव्यू के लिए रख रखे हैं, या आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा पुश करके 1-2 सवाल निकाल सकती हूँ, वो आप लास्ट के 5 मिनट के लिए रखिए। सो दिस शुड बी योर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब जो वीकली डैशबोर्ड है, 14 आर्टिकल्स, 18 आरसी, 60 वीए के क्वेश्चंस, ये आपका वीकली गोल रहना चाहिए। ये मैंने आपके लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया है। सो दिस शुड बी योर इंटेंसिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। एंड देन जो हमारा इनिशियल डेज होंगे उसमें हमारी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ेगी, राइट। अगर 60% तक भी पहुंच गए 30वें दिन तक, गुड। फिर डे 110 तक 85%, 85% तक के आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, और 150 तक आप 90% प्लस एक्यूरेसी पे पहुंच जाइए, राइट। तो जो सोर्सेज रहेंगे वो मैंने आपको बताए हुए हैं, बार बार बताए हुए हैं, इयॉन, द इकोनॉमिस्ट, साइंटिफिक अमेरिकन, इनको पढ़िए, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत इम्पैक्टफुल एसेज हैं, आपको रीड करने में भी मजा आएगा, आपका एग्जाम का टेम्परामेंट भी बिल्ड होगा। और मैं आपको बार बार कहूंगी, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी, राइट। निरंतर कठिन अभ्यास, राइट। आप 6 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 5 दिन बिल्कुल डब्बा गोल है, आपका कोई 4 दिन आरसी सही से नहीं हो रहे, आपने आरसी छोड़ ही दिया, आपको क्वांट में मजा आ रहा है, आप क्वांट ही करे जा रहे हैं, तो इस तरीके का ना जो इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं ना, उससे सक्सेस नहीं मिलती। पैसेज सही हो रहा है, अच्छी बात है, आपका मोटिवेशन हाई रहेगा अगले दिन पढ़ाई करने का, नहीं हो रहा और फिर आप अपने आप को पुश कर रहे हैं नेक्स्ट दिन आरसी करने के लिए, दैट्स वेयर यू आर बेसिकली इम्प्रूविंग एंड प्रोग्रेसिंग। तो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इस पे अपना दिमाग लगाना है, एनालिसिस करना है, राइट। पर ये इससे आपका मूड नहीं डिसाइड होना चाहिए कि सही हो रहा है तो कल मैं पढ़ाई कर लूंगा, गलत हो रहा है तो मैं कल नहीं पढ़ूंगा, मैं डिमोटिवेट हो गया। डिमोटिवेशन मोटिवेशन नहीं, यहाँ पे डिसिप्लिन जरूरी है, पढ़ना है, करना है तो करना ही है, राइट। तभी तो हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे, एंड वी आर इन दिस टुगेदर। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, कीप वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू, विजयी भव।